दोस्तों नमस्कार, मैं अमृत कुमार आपके अपने YouTube चैनल द वे ऑफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। आज का टॉपिक हम लोग का है करेंट अफेयर्स का, जो कि महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स का ये सीरीज़ है और ये पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, कृपया हमारे जो चैनल है द वे ऑफ स्टडी, उसको आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है। पहले प्रश्न की अगर दोस्तों बात करें, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 तो कह रहा है कि तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मरीना कहाँ बनाया जाएगा। तो भारत का पहला मरीना की बात कह रही है, तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे इस परियोजना का उद्देश्य कर्नाटक राज्य में तटीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ? तो कर्नाटक राज्यों में। और उसके बाद अगर बात करें दोस्तों मरीना के बारे में कि मरीना क्या होती है, तो यह एक छोटी नावों और नौकाओं आदि के जरिए आनंद के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया हुआ जगह या बंदरगाह होते हैं। आपको ध्यान में रखना है, मरीना को समुद्री पर्यटन से संबंधित विशेषताओं के रूप में जाना जाता है। यानी समुद्री पर्यटन से संबंधित होते हैं। और अंततः कर्नाटक को भारत का पहला मरीना मिलने वाला है, जो कि जिसका निर्माण उडुपी जिले में किया जा रहा है। ये कर्नाटक के किस जिले में? तो उडुपी जिले में किया जा रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली महिला G20 बैठक कहाँ आयोजित हुई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। और आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संभाजी नगर में भारत की G20 की अध्यक्षता, मतलब महिला G20 की अध्यक्षता की गई है। चलिए बात करें आगे। कुछ इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट्स है दोस्तों कि G20 महिला के तहत एक आधिकारिक जुड़ाव समूह है, जिसे 2015 में तुर्की की अध्यक्षता के दौरान स्थापित किया गया था। और अगर इसके थीम की बात करें कि इसका थीम क्या है, महिला G20 का थीम की बात करें तो परसूट ऑफ जेंडर इक्वलिटी, इक्विटी एंड डिग्निटी फॉर वुमेन लेड डेवलपमेंट। ये थीम आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, के नए महासचिव कौन बने हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शैलेश पाठक को फिक्की के नए महासचिव बनाए गए हैं। चलिए बात करें इसके कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स की। तो यहाँ पे फिक्की का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है दोस्तों? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो फिक्की का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष है फिक्की के, वो है शुभ्रकांत पांडे। आपको नाम ध्यान में रखना है। जबकि नए महासचिव किसे बनाए गए हैं? तो नए महासचिव बनाए गए हैं शैलेश पाठक को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शैलेश पाठक। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है। तो दोस्तों आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलेक्सिया पुटेलस, जो कि महिला खिलाड़ी को फीफा का पुरस्कार इन्होंने जीता है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2022 कौन है? तो एलेक्सिया पुटेलस। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर, तो यहाँ पे आपको नाम दे दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर। उसके बाद फीफा फेयर प्ले अवार्ड 2022, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, लोचोसविली, लुका लोचोसविली। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच 2022 की बात की जा रही है तो लियोनेल स्केलोनी, जो कि अर्जेंटीना से हैं। और सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला कोच की बात करें तो सरीना बिगमैन, जो कि इंग्लैंड से है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि शीतल पर ब्रांड पेप्सी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो पेप्सी के दोस्तों नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ऑप्शन सी, रणवीर सिंह को बनाया गया है। बात करें अगर अगले प्रश्न की, उससे पहले दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है पेप्सी के बारे में कि पेप्सिको की स्थापना कब की गई थी।
तो 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। पेप्सिको का मुख्यालय की अगर बात करें तो मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। और पेप्सिको के अगर CEO के बारे में बात करें तो वो है रेमन लागुआ, इसके CEO है। चलिए आप बात करें अगले प्रश्न की, तो हाल ही में ASI ने किस राज्य में 1300 वर्ष पुराने स्तूप की खोज की है। बहुत ही दोस्तों शानदार प्रश्न है और आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में खोजा गया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं इससे संबंधित। इसमें यह दिया गया है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने उड़ीसा के जाजपुर ज़िले में, ये आपको ध्यान में रखना है, उड़ीसा के जाजपुर ज़िले में खोंडालाइट खनन स्थल पर 1300 वर्ष पुराने स्तूप की खोज की है। यह वह स्थान है जहां से पुरी में 12वीं शताब्दी के श्री जगन्नाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण परियोजना हेतु खोंडालाइट पत्थरों की आपूर्ति की गई थी। उसके बाद अगर बात करें तो यह स्तूप 4.5 मीटर ऊंचा हो सकता है, ये भी आपको लाइन याद रखना है। और प्रारंभिक आकलन से पता चला है कि यह 7वीं या 8वीं शताब्दी का हो सकता है, यह परभदी में पाया गया था। तो इतने टर्म्स को आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो दिल्ली में आयोजित 8वां रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो 8वां रायसीना डायलॉग की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्जिया मेलोनी। और जॉर्जिया मेलोनी कौन है, तो उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं। तो जॉर्जिया मेलोनी दोस्तों वे इटली के प्रधानमंत्री है। जॉर्जिया मेलोनी जो कि 8वें रायसीना डायलॉग मतलब कि वह रायसीना की पहाड़ी पे इसका प्रसारण होगा, इसीलिए रायसीना डायलॉग बोला गया। में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता होंगी, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जॉर्जिया मेलोनी। उसके बाद और कुछ पॉइंट्स दोस्तों, भारत और इटली नवंबर 2020 शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणामों के प्रगति का आकलन करेंगे। उसके बाद है कि इटली से भारत की आखिरी प्रधानमंत्री की यात्रा अक्टूबर 2018 में हुई थी, यानी लास्ट जो इटली से भारत की आखिरी प्रधानमंत्री की यात्रा हुई थी वो अक्टूबर 2018 में हुई थी। इसकी सह अध्यक्षता एंटोनियो ताजन और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर बात करें तो भारत और इटली इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष मना रहा है। उसके बाद 8वां रायसीना डायलॉग 2 मार्च से 4 मार्च तक नई दिल्ली में होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका विषय क्या है, तो प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस और लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट का इसका विषय है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज MV विलास गंगा ने किन 2 स्थानों के बीच अपनी पहली यात्रा पूरी की है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बनारस से डिब्रूगढ़। और किन देश से होके जा रही है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, वो जा रही है बांग्लादेश से होकर, बांग्लादेश से होकर जा रही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन इससे भी बन सकते हैं कि बनारस से डिब्रूगढ़ MV जो गंगा विलास है वो किन देश से होकर गुजर रही है, तो बांग्लादेश से। प्रश्न है, मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी, केरल, जो रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं कि केरल के त्रिशूर जिले में स्थित इरिजा पल्ली श्री कृष्ण मंदिर अनुष्ठान के लिए यांत्रिक आजीवन हाथी का उपयोग करने वाले देश का पहला मंदिर बन गया है। उसके बाद अगर केरल की राजधानी के बारे में बात करें तो तिरुवनंतपुरम। केरल के अभी मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनरई विजयन जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। और केरल के गवर्नर के बारे में अगर बोले तो आरिफ मोहम्मद खान जो केरल के गवर्नर हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेश मल्होत्रा को PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को अगर देखें दोस्तों, तो PIB मतलब प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि प्रेस की एक संस्था है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1919 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके मुख्यालय के बारे में अगर बात करें तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को कि किस मोबाइल कंपनी ने 60 वर्षों में पहली बार अपना लोगो बदला है।
बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नोकिया ने अपना 60 वर्षों में पहली बार अपना लोगो को चेंज किया है। अगर बात करें इसके कुछ टर्म्स की, तो नोकिया के बारे में, इसकी स्थापना के बारे में बोला गया। स्थापना कब हुआ था, तो 12 मई 1865 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय की अगर बात करें कि नोकिया का मुख्यालय कहाँ है, तो एस्पू, जो कि फिनलैंड में स्थित है। और इसके अगर सीईओ की बात करें तो सीईओ है पेक्का लुंडमार्क, इसके नोकिया के अभी प्रेजेंट सीईओ है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो हाल ही में नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। और आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोला टिनुबू, जो कि नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। इनके बारे में कुछ टर्म्स अगर देखें, तो बोला टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नाइजीरिया की सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार बोला टिनुबू को राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया। उसके बाद बात करें तो 1 मार्च को उन्होंने अफ्रीका के सबसे अधिक आबादी वाला देश नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। और नाइजीरिया के बारे में बात करें तो यह पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। यह नाइजर, चाड, कैमरून और बेनिन के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। और इसकी राजधानी के बारे में बात करें कि नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है, तो अबूजा और मुद्रा नायरा इसकी राजधानी है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है। यहाँ साइंस चीफ की बात हो रही है दोस्तों नासा का, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निकोला फॉक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निकोला फॉक्स जो नासा की पहली महिला साइंस चीफ नियुक्त की गई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पहली महिला साइंस चीफ नियुक्त की गई है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं। सशस्त्र सीमा बल यानी बात करें दोस्तों तो एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रश्मि शुक्ला इनके नए महानिदेशक बने हैं। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो हाल ही में एशिया की सबसे लंबी रेस किन 2 स्थानों के बीच आयोजित हुई है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच एशिया की सबसे लंबी रेस आयोजित की गई है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, उससे पहले दोस्तों कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इससे, कि एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल दौड़ 3000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने के बाद कन्याकुमारी में समाप्त होगी। फिर बात करें इसे 1 मार्च 2023 को जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर 4 से हरी झंडी दिखाई गई थी। वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग एसोसिएशन ने दौड़ को एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप का दर्जा दिया है। भारत में आज तक सिर्फ 1000 किलोमीटर की दौड़ होती थी। इस साइकिल रेस का मार्ग 12 प्रमुख राज्य, 3 प्रमुख महानगरों और भारत के 20 से अधिक प्रमुख शहरों से होकर गुजरने वाले NH 44 के 3651 किलोमीटर को कवर करेगा। तो इसमें दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसके बारे में इसमें बोला गया है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो भारतीय घरेलू क्रिकेट ईरानी कप के इतिहास में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा यशस्वी जायसवाल। और इनकी उम्र की बात करें तो ये अभी मात्र 21 साल के हैं, 21 वर्ष के हैं यशस्वी जायसवाल। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो बाजरा महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोजपुर में बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि द वेल्थ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में किस स्थान पर रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3रे नंबर पर भारत रहा है। पहले नंबर पर अगर बात करें दोस्तों तो वो अमेरिका है, पहले नंबर पर अमेरिका है। दूसरे नंबर पर बात करें तो चीन है। और तीसरे नंबर पर बात करें तो भारत है। ये क्रम है भारत में अरबपतियों की आबादी के स्थान पर। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, उससे पहले दोस्तों कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं कि नाइट फ्रैंक के द वेल्थ
रिपोर्ट 2022 द वेल्थ रिपोर्ट 2022 दोस्तों कहाँ के हैं, तो नाइट फ्रैंक से प्रकाशित हुए थे। के 16वें संस्करण के अनुसार वैश्विक स्तर पर अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की संख्या 2021 में 9.3% से बढ़कर 6,10,569 हो गई, जो 2020 में 5,58,828 थी। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अधिक अरबपति के साथ पहले स्थान पर रहा है और रिपोर्ट जारी करता नाइट फ्रैंक है और यह कौन सा संस्करण है, तो वह 16वां है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर कौन है, तो चीन है, और तीसरे स्थान पर कौन है, तो वह भारत है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच किसे बनाया गया है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रेग फुलटन को भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच बनाया गया है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो एशियाई शतरंज महासंघ ACF ने किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है, तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात हो रही है और किसके द्वारा, तो ACF एशियाई शतरंज महासंघ के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डोनारूमा गुकेश। थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, गुकेश होगा, गुकेश, डोनारूमा गुकेश को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। और बात करें कुछ की टर्म्स के बारे में, तो ACF की अगर दोस्तों बात करें तो ACF एशियन चेस फेडरेशन है इसका फुल फॉर्म, और इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो यह संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। तो इस तरह से दोस्तों आज के ये करंट अफेयर्स का ये पार्ट वन था जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सके, और एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ इसको अगर PDF को अगर आप लेना चाहते हैं तो PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में आपको इसका लिंक टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।